Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. कभी सोचा है कि हजारों मील दूर यूरोप में जो हो रहा था, मतलब खासकर नेपोलियन वाला मामला, वो यहाँ भारत में अंग्रेजी राज के फैलने की एक बड़ी वजह बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। 1798 में जब लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आए तो माहौल कुछ अजीब सा ही था। एक तरफ यूरोप में फ्रांस का दबदबा बढ़ रहा था और दूसरी तरफ यहाँ भारत में मराठों की अपनी लड़ाइयाँ चल रही थी और टीपू सुल्तान जैसे शासक भी थे जिनकी अंग्रेजों से पुरानी दुश्मनी थी। बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं करना चाहती थी, वो एक राजनीतिक ताकत बनना चाह रही थी। महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी। अच्छा। और वेलेस्ली वो इसी इरादे से आए थे। उनको ये डर बैठ गया था कि कहीं फ्रांसीसी यहाँ के राजाओं के साथ मिलकर उनके लिए मुसीबत न खड़ी कर दें। तो आज हम इसी दौर पर, इसी गवर्नर जनरल पर बात करेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा, और खास तौर पर उनकी सबसे मशहूर या कहूँ बदनाम नीति सहायक संधि प्रणाली। हाँ, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। हमारी ये जो बातचीत है ये तमिलनाडु बोर्ड की क्लास 12 हिस्ट्री की किताब के चैप्टर 3 पर आधारित है। कोशिश यही रहेगी कि इस सिस्टम को ठीक से समझें, इसका असर देखें और ये जानने की कोशिश करें कि इसने भारत में ब्रिटिश दबदबा कायम करने में क्या रोल निभाया। हाँ, और ये समझना भी जरूरी है कि वेलेस्ली की नीतियां सिर्फ मतलब रिएक्शन नहीं थी फ्रांसीसी डर का। नहीं। अच्छा। ये एक सोची समझी विस्तारवादी रणनीति थी। प्लान था पूरा, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाना था। और सहायक संधि वो इस प्लान का सबसे कारगर हथियार बनी। चलिए इसी सहायक संधि को थोड़ा और समझते हैं। ये सुनने में तो एक तरह का सिक्योरिटी पैक्ट जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। पर क्या ये बस उतना ही था? असल में शर्तें क्या थीं इसकी? देखिए, ऊपर से तो ये एक सुरक्षा समझौता ही दिखता था, पर शर्तें इसे कुछ और ही बना देती थी। पहली और सबसे अहम शर्त ये थी कि जिस भी भारतीय राजा ने ये संधि मानी, उसे अपने राज्य में एक ब्रिटिश फौज रखनी पड़ेगी, परमानेंट, अपने ही राज्य में। हाँ, और सेना की कमान किसके हाथ में? ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ में। कहा तो ये जाता था कि ये सेना राजा की सुरक्षा के लिए है, पर असल में ये ब्रिटिश कंट्रोल का एक तरीका था। और इस सुरक्षा का खर्चा वो कौन उठा रहा था? खर्चा वो बेचारा भारतीय राजा ही उठा रहा था। उसे या तो इस सेना के मेंटेनेंस के लिए हर साल मोटी रकम देनी होती थी, सब्सिडी जिसे कहते थे, या फिर अपने राज्य का कोई हिस्सा, कोई इलाका परमानेंटली अंग्रेजों को देना पड़ता था। और कई बार ये सब्सिडी इतनी ज्यादा होती थी कि राज्य दे ही नहीं पाते थे। तो फिर जमीन देनी पड़ती होगी। बिल्कुल, मजबूरन जमीन देनी पड़ती थी। तो ये एक तरह से राज्यों को फाइनेंशियली कमजोर करने का भी तरीका था। मतलब अपनी ही जमीन पर, अपनी ही पैसे से अपने ऊपर निगरानी रखने वाली फौज। ये तो बड़ी चालाकी थी। और भी शर्तें थी क्या इसमें? अरे शर्तें तो और भी थीं। ऐसी शर्तें जो राज्य की आज़ादी को लगभग खत्म ही कर देती थीं। जैसे संधि करने वाले राजा को अपने दरबार में एक ब्रिटिश ऑफिसर रखना पड़ता था, रेजिडेंट कहते थे उसे। अच्छा, रेजिडेंट। हाँ, ये रेजिडेंट पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे नजर रखता था और ये पक्का करता था कि ब्रिटिश इंटरेस्ट बने रहें। फिर राजा वो अंग्रेजों के अलावा किसी और यूरोपियन ताकत से, खासकर फ्रांसीसियों से कोई ताल्लुक नहीं रख सकता था। मतलब कोई फ्रेंच ऑफिसर नौकरी पर है तो उसे निकालना पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों की मर्जी के बिना किसी यूरोपियन को नौकरी पे भी नहीं रख सकते थे। यानी फॉरेन पॉलिसी पर पूरा कंट्रोल अंग्रेजों का। सिर्फ फॉरेन पॉलिसी क्यों, दूसरे भारतीय राज्यों से रिश्ते रखने पर भी रोक थी। राजा ब्रिटिश इजाजत के बिना किसी दूसरे इंडियन स्टेट से न कोई समझौता कर सकता था, न जंग, न कोई बातचीत। बाप रे। और तो और उसे अपनी फौज भी भंग करनी पड़ती थी या बहुत छोटी रखनी पड़ती थी। तो संक्षेप में कहें तो राजा बस नाम का राजा रह गया था। वो बन गया प्रोटेक्टेड स्टेट और अंग्रेज बन गए पैरामाउंट पावर, यानी सर्वोच्च शक्ति। कागज पर तो कहते थे कि हम अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, पर वो रेजिडेंट के जरिए सब होता था। हाँ, वो तो होता ही होगा। ये असल में इनडायरेक्ट रूल का एक क्लासिक उदाहरण था। अप्रत्यक्ष शासन। ये तो मतलब पूरी तरह से सॉवरेनिटी का अंत था। इस जाल में कौन कौन से बड़े राज्य फंसे सबसे पहले? सबसे पहले 1798 में हैदराबाद के निजाम ने इसे माना। शायद उन्हें अपनी सिक्योरिटी की ज्यादा फिक्र थी उस वक्त। अच्छा। फिर तो जैसे लाइन लग गई। तंजौर ने माना 1799 में,
अवध के नवाब ने 1801 में बड़ी मुश्किल से माने वो, और उन्हें अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा भी देना पड़ा बदले में। फिर 1802 में पेशवा बाजीराव द्वितीय, उन्होंने बेसिन की संधि साइन की और इसे मान लिया। इसी वजह से तो दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध छिड़ा। हाँ, उसकी बात करेंगे अभी। और फिर युद्ध के बाद 1803 से 5 के बीच सिंधिया और भोंसले जैसे बड़े मराठा सरदार, उनको भी मजबूर होकर यह संधि माननी पड़ी। धीरे धीरे करके लगभग पूरा इंडिया ही इसके दायरे में आ गया। अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिस्टम जबरदस्त हिट रहा होगा। मतलब कम खर्चे में कंट्रोल, फ्रांसीसी खतरा खत्म और इंडियन स्टेट्स के पैसे पर इतनी बड़ी आर्मी। बिल्कुल, अंग्रेजों के लिए तो ये सोने की खान जैसा था। कई फायदे थे। एक तो भारत में अपना साम्राज्य फैला लिया, वो भी बिना सीधी जिम्मेदारी लिए, बिना ज्यादा खर्चा किए। दूसरा, फ्रांसीसी खतरा वो पूरी तरह खत्म हो गया, जो वेलेस्ली का एक मेन टारगेट था। और जैसा आपने कहा, भारतीय राज्यों के खर्चे पर एक ट्रेंड बड़ी आर्मी मिल गई। इस आर्मी को वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन इसका दूसरा पहलू, भारतीय राज्यों पर क्या बीती? जाहिर है उनके लिए तो ये अच्छा नहीं रहा होगा। उनके लिए तो ये एक तबाही थी। सबसे बड़ा नुकसान तो उनकी आजादी, उनकी सॉवरेनिटी का था। वो पूरी तरह चली गई। हाँ, इकोनॉमिकली वो बर्बाद हो गए। सब्सिडी का बोझ इतना ज्यादा था कि कई राज्य कर्ज में डूब गए। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ गया। और शासकों का क्या? शासक, क्योंकि अब उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों पर डिपेंड रहना था, बाहर से भी और अंदर से भी। तो उनमें से कई ने एडमिनिस्ट्रेशन से ध्यान ही हटा लिया। लापरवाह हो गए होंगे। बिल्कुल, उन्हें पता था गद्दी तो सेफ है, चाहे जनता खुश हो या ना हो। इससे क्या हुआ? शासकों का मॉरल डिक्लाइन हुआ, करप्शन बढ़ा, मिसगवर्नेंस बढ़ी। और वो हजारों सैनिक जिन्हें भारतीय राजाओं को अपनी सेना से निकालना पड़ा, उनका क्या हुआ? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन गया। सोचिए, हजारों ट्रेंड सैनिक रातों रात बेरोजगार। हाँ, मुश्किल तो हुई होगी। उनके पास पेट पालने का कोई जरिया नहीं बचा। इनमें से बहुत से सैनिक वो पिंडारियों जैसे लुटेरे गिरोहों में शामिल हो गए। अच्छा, पिंडारी? हाँ, सुना है। इन गिरोहों ने फिर सेंट्रल इंडिया में कई सालों तक लूटमार मचाई, भारी अस्थिरता फैलाई। ये सहायक संधि का एक ऐसा नतीजा था जिस पर कम ध्यान जाता है, पर बहुत सीरियस था। मतलब इसने सिर्फ राज्यों को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कमजोर नहीं किया, बल्कि समाज में भी इंस्टेबिलिटी पैदा की। बिल्कुल। और आखिर में इसी कमजोरी और मिसगवर्नेंस को बहाना बनाकर अंग्रेजों ने कई राज्यों को सीधे अपने राज्य में मिला भी लिया, एनेक्स कर लिया। वेलेस्ली ने सिर्फ संधियों से ही काम नहीं लिया, जब जरूरत पड़ी तो सीधी मिलिट्री एक्शन भी ली। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है ना? हाँ, बिल्कुल। टीपू सुल्तान, वो वेलेस्ली के रास्ते का एक बड़ा कांटा था। वो अंग्रेजों का पुराना दुश्मन था, फ्रांसीसियों से उसके अच्छे रिश्ते थे, और वो सब्सिडियरी अलायंस जैसी चीज कभी मानने वाला नहीं था। वेलेस्ली ने इसे फ्रेंच थ्रेट और अपनी विस्तारवादी पॉलिसी दोनों के लिए चैलेंज माना। तो 1799 में अंग्रेजों ने पूरी ताकत से मैसूर पर हमला कर दिया। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। हाँ, वही श्रीरंगपट्टनम की निर्णायक लड़ाई। टीपू सुल्तान बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन मारे गए। और मैसूर राज्य का क्या हुआ फिर? मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। राज्य का साइज छोटा कर दिया गया और पुराने वोडियार डायनेस्टी के एक बच्चे को गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन असली पावर वो ब्रिटिश रेजिडेंट के हाथ में आ गई। तो इस तरह साउथ इंडिया में एक बड़ी ताकत खत्म हो गई और ब्रिटिश दबदबा और बढ़ गया। मैसूर के अलावा तंजौर, सूरत, कर्नाटक, ये छोटे राज्य भी इसी दौरान काबू में लाए गए। हाँ, बिल्कुल। वेलेस्ली ने कोई ना कोई बहाना बनाकर या दबाव डालकर इन राज्यों पर भी अपना कंट्रोल जमाया। तंजौर 1799 में, सूरत 1800 में और कर्नाटक 1801 में, ये सब प्रभावी रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गए। अवध का भी जिक्र आया था पहले। हाँ, अवध के नवाब को तो 1801 में मजबूर किया गया। उन पर सब्सिडी का भारी बकाया था, तो उसके बदले उन्हें अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। बहुत फर्टाइल इलाका था वो। बाप रे, मतलब वेलेस्ली अपने लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बिल्कुल, वो बहुत दृढ़ था। और फिर आया मराठों का नंबर। बेसिन की संधि 1802। आपने बताया था कि इसी ने दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध की नींव रखी। हाँ, देखिए, मराठा एम्पायर उस वक्त अंदरूनी झगड़ों से जूझ रहा था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया, यशवंतराव होलकर, इनके बीच पावर स्ट्रगल चल रहा था। जब होलकर ने पेशवा को पुणे से भगा दिया तो बेचारे बाजीराव द्वितीय डर गए। वो भागकर अंग्रेजों के पास गए मदद मांगने, और दिसंबर 1802 में बेसिन में उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस साइन कर दिया। अपनी आजादी एक तरह से अंग्रेजों को सौंप दी। ये बात बाकी मराठा सरदारों को कैसे पसंद आती? बिल्कुल पसंद नहीं आई।
सिंधिया और भोंसले, उन्होंने इसे मराठों की इज्जत और आज़ादी पर हमला माना। उन्होंने पेशवा के इस कदम को रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से 1803 में दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध शुरू हो गया। अंग्रेज तैयार थे इस युद्ध के लिए? पूरी तरह से। आर्थर वेलेस्ली, जो लॉर्ड वेलेस्ली के भाई थे, और लॉर्ड लेक, इनके अंडर ब्रिटिश फौजों ने मराठों को कई जगह हराया। असाये, आरगांव, दिल्ली, लासवाड़ी, ये बड़ी लड़ाइयां थीं। मराठों की बुरी हार हुई। युद्ध का नतीजा क्या निकला फिर? नतीजा ये हुआ कि सिंधिया और भोंसले दोनों को 1803 के आखिर तक अलग-अलग ट्रीटी साइन करनी पड़ी और सब्सिडियरी अलायंस मानना पड़ा। उन्हें अपने कई जरूरी इलाके भी अंग्रेजों को देने पड़े। और होलकर? होलकर ने थोड़ी देर और संघर्ष किया, लेकिन 1805 के अंत तक उन्हें भी शांति संधि करनी पड़ी। तो इस युद्ध ने मराठा पावर की कमर तोड़ दी। मराठा साम्राज्य खत्म तो नहीं हुआ, पर अब इंडिया में कोई ऐसी ताकत नहीं बची थी जो अंग्रेजों को सीधी चुनौती दे सके। ब्रिटिश पैरामाउंसी, मतलब सर्वोच्चता, लगभग तय हो चुकी थी। वेलेस्ली ने सिर्फ जंग और संधि पर ही ध्यान नहीं दिया। सुना है उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ किया था, जैसे कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। हाँ, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कहने को तो इसका मकसद था कि जो नए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट आते हैं इंडिया, उन्हें यहाँ की भाषाएं, कानून, रीति रिवाज सिखाए जाएं, ताकि वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चला सकें। अच्छा। लेकिन एक छिपा हुआ मकसद ये भी था कि इन अफसरों को ब्रिटिश एम्पायर के लिए लॉयल बनाया जाए, उन्हें इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन सिखाया जाए। खैर, ये कॉलेज कंपनी के डायरेक्टरों को कुछ खास पसंद नहीं आया, तो इसे जल्दी बंद करके इंग्लैंड में हैलीबरी में एक कॉलेज खोल दिया गया। तो अगर हम लॉर्ड वेलेस्ली के पूरे कार्यकाल को देखें, उसका मूल्यांकन करें, तो क्या कहेंगे एक लाइन में? एक लाइन में, वो एक एम्पायर बिल्डर था, साम्राज्य निर्माता, इसमें कोई शक नहीं। वो ब्रिटिश इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर जनरलों में से एक था। उसने सिर्फ 7 साल में भारत में ब्रिटिश इलाके का जितना विस्तार किया, वो अभूतपूर्व था और ब्रिटिश पावर को सुप्रीम बना दिया, पैरामाउंट। और सहायक संधि? सहायक संधि उसकी सबसे कारगर चाल साबित हुई। हाँ, नैतिक रूप से उस पर सवाल उठते हैं, पर उसने भारतीय राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। उसकी नीतियां साफ तौर पर अग्रेसिव थीं, विस्तारवादी थीं और सिर्फ ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थीं। उसने सचमुच भारत का नक्शा बदल दिया और उस ब्रिटिश राज की नींव डाली जो अगले 150 साल तक चला। ये तो वेलेस्ली और उसकी नीतियों का एक बहुत अच्छा विश्लेषण हुआ। अब जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारी ये चर्चा तमिलनाडु बोर्ड की किताब पर आधारित है, तो क्यों ना उस किताब के चैप्टर 3 के आखिर में जो सवाल दिए हैं उन पर एक नजर डालें। हाँ, बिल्कुल। इससे हमने जो बातें की वो रिवाइज भी हो जाएंगी और शायद एग्जाम की तैयारी में भी कुछ मदद मिले। जरूर जरूर, ये अच्छा तरीका है मेन पॉइंट्स को पकड़ने का। जैसे पहला सवाल अक्सर यही होता है, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? हाँ, तो इसका जवाब तो साफ है, लॉर्ड वेलेस्ली। बिल्कुल, लॉर्ड वेलेस्ली। ये उनकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का सेंटर पॉइंट था। अगला सवाल, किस पेशवा में बेसिन की संधि साइन की थी? ये थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, 1802 में। मराठा सरदारों के आपसी झगड़ों से परेशान होकर और खासकर यशवंतराव होलकर से हारने के बाद उन्होंने अंग्रेजों से ये संधि कर ली और यही दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध का कारण बनी। एक सवाल मैचिंग वाला भी हो सकता है। ब्रिटिश रेजिडेंट, प्रोटेक्टेड स्टेट, पैरामाउंट पावर, ये तीनों टर्म्स सब्सिडियरी अलायंस से जुड़े हैं। हाँ, ब्रिटिश रेजिडेंट वो अफसर था जो संधि वाले राज्य के दरबार में रहता था। संधि मानने वाला राज्य कहलाता था प्रोटेक्टेड स्टेट, जिसकी बाहरी सुरक्षा की गारंटी अंग्रेज लेते थे, पर उसकी आजादी छीन लेते थे। और अंग्रेज खुद को मानते थे पैरामाउंट पावर। एक फैक्चुअल सवाल, टीपू सुल्तान किस लड़ाई में मारे गए? टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1799 में श्रीरंगपट्टनम के किले की रक्षा करते हुए मारे गए थे। एक स्टेटमेंट है, सहायक संधि ने आखिर में राज्यों के विलय यानी एनेक्सेशन का रास्ता साफ किया। क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसा हमने डिस्कस किया, संधि ने राज्यों को इकोनॉमिकली और मिलिटरी कमजोर कर दिया। शासक लापरवाह हो गए, मिसगवर्नेंस बढ़ी। बाद में ऐसी मिसगवर्नेंस या सब्सिडी ना चुका पाने का बहाना बनाकर डलहौजी जैसे गवर्नर जनरलों ने कई राज्यों को सीधे ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया। तो हाँ, सहायक संधि ने विलय की जमीन तैयार की। शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध या बेसिन की संधि पर। हाँ,
चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध 1799 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान का अंत हुआ और मैसूर पर ब्रिटिश कंट्रोल हो गया। और बेसिन की संधि 1802 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने पेशवा को अंग्रेजों के अधीन कर दिया और मराठा सरदारों को भड़काया, जिससे मराठा पावर का डिक्लाइन शुरू हुआ। और अवध या कर्नाटक पर यह संधि कैसे लागू हुई? अवध के नवाब पर 1801 में भारी सब्सिडी का बाकायदा दिखाकर प्रेशर डाला गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपने राज्य का एक बड़ा और उपजाऊ हिस्सा जैसे रोहिलखंड और लोअर दोआब अंग्रेजों को दे दें। कर्नाटक में भी नवाब पर मिस गवर्नेंस और अंग्रेजों के खिलाफ साजिश का इल्जाम लगाकर 1801 में एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल छीन लिया गया। आखिर में एक डिटेल्ड सवाल हो सकता है सहायक संधि के मेरिट्स और डीमेरिट्स पर। इस पर तो हमने काफी बात की है। हाँ, मेरिट्स यानी फायदे वो तो सारे अंग्रेजों के लिए थे। कम लागत में साम्राज्य का विस्तार, फ्रेंच इन्फ्लुएंस खत्म, एक बड़ी आर्मी का कंट्रोल, वो भी भारतीय खर्चे पर। और डीमेरिट्स? डीमेरिट्स यानी नुकसान, वो सारे भारतीय राज्यों के हिस्से आए। आजादी खत्म, इकोनॉमिक बर्बादी, शासकों का मॉरल डिक्लाइन, एडमिनिस्ट्रेशन में गिरावट, सैनिकों की बेरोजगारी और सोशल अनरेस्ट। बेहतरीन। मुझे लगता है इन सवालों के जरिए हमने मेन पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लिया है। चलिए अब इस पूरी चर्चा के जो सबसे जरूरी टेकअवेज हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं, खासकर एग्जाम के लिहाज से। जरूर। और अगर हम प्रीलिम्स पॉइंटर्स की बात करें, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो खास फैक्ट्स याद रखने हैं: की टर्म्स, ट्रीटीज, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन, बेसिन की संधि, फोर्ट विलियम कॉलेज, की पीपल, लॉर्ड वेलेस्ली, टीपू सुल्तान, पेशवा बाजीराव द्वितीय, आर्थर वेलेस्ली, की ईयर्स, 1798 वेलेस्ली का आना, हैदराबाद से पहली संधि, 1799 चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू की मौत, तंजौर संधि, 1800 फोर्ट विलियम कॉलेज, 1801 अवध से संधि और जमीन लेना, कर्नाटक पर कंट्रोल, 1802 बेसिन की संधि, 1803 टू 1805 दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध, सिंधी और भोसले से संधियां। और अगर मेंस इनसाइट्स की बात करें, यानी मेंस एग्जाम के लिए जो एनालिटिकल समझ होनी चाहिए, उसके लिए कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं। सब्सिडियरी अलायंस, ये सिर्फ एक संधि नहीं थी बल्कि इनडायरेक्ट रूल और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन का एक सोचा समझा मॉडल था। बिना सीधे कब्जा किए कंट्रोल करना। संधियों का इस्तेमाल, कैसे अंग्रेजों ने डिप्लोमेसी और ट्रीटीज का इस्तेमाल अपनी पैरामाउंसी यानी सर्वोच्चता कायम करने के लिए किया। वेलेस्ली का दौर, ये भारत में ब्रिटिश पावर के निर्णायक रूप से स्थापित होने का एक टर्निंग पॉइंट था। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, यूरोप की घटनाओं, खासकर नेपोलियन वाले युद्धों ने इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसी को कैसे प्रभावित किया। भारतीय राज्यों पर असर, सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी का जाना नहीं बल्कि गहरे सोशल और इकोनॉमिक परिणाम भी हुए, जैसे सेनाओं का टूटना, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और रूलिंग क्लास का पतन। ये वाकई लॉर्ड वेलेस्ली के दौर और उसकी नीतियों का एक गहरा विश्लेषण था जिसने भारत के आने वाले कल पर बहुत गहरा असर डाला। जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर उस वक्त के बड़े भारतीय राज्य जैसे मराठा, मैसूर या हैदराबाद इस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के खतरे को समझकर एक हो जाते और मिलकर इसका विरोध करते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ अलग होता? क्या ब्रिटिश पैरामाउंटी इतनी आसानी से स्थापित हो पाती? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी पड़ताल में बस इतना ही। उम्मीद है लॉर्ड वेलेस्ली की नीतियों और सहायक संधि प्रणाली पर यह डिटेल जानकारी आपको फायदेमंद लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.